Hello CLAT aspirants. So as you know that in this video we are going to learn about the CLAT English syllabus. So CLAT के English की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या क्या होता है, लेट अस सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास 24 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के सेक्शन में, बट इट मे वेरी फ्रॉम 22 to 26, एनीथिंग बिटवीन 22 to 26, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर स्ट्रिक्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. तो आपको कोई स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आते हैं इंग्लिश में. एंड अगर हम इंग्लिश की बात करें तो रफली पूरे पेपर का 20% गोज टू इंग्लिश. ठीक है, देन यू हैव अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 पैसेजेस एंड अराउंड 450 वर्ड्स. ठीक है, तो 400 से 450 वर्ड्स इसकी लेंथ का जो हमें कंसोर्शियम से एक जो मिलता है दैट इज अराउंड 400 to 450 वर्ड्स. उससे ना ज्यादा ऊपर ना उससे नीचे. ठीक है, नाउ किस टाइप के पैसेजेस आते हैं, लेट अस सी दैट, बिकॉज द पैसेजेस कैन वेरी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर कंप्लीटली. So you might get passages from literature, fiction, history, mythology, philosophy, psychology, science and technology, environment, social issues, politics and public policy, culture and society, law related non-technical articles. You can expect anything because this is something that is really diversified, and there is no there is nothing such that this may come and this may not come. The paper setters are free to take up anything and almost everything they wish to. So we really can't ascertain कि किस टाइप का पैसेज आएगा, कुछ भी आ सकता है. Recent years में you will see that you must have seen कि Indian authors और Indian context based passages भी आते हैं. Now जो क्लैट 2027 होने वाला है, ऑफ कोर्स अभी तक जितने भी क्लैट हुए दे जस्ट टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड योर एनालिटिकल स्किल्स. ठीक है, दैट मीन्स दो चीजें आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करोगे. नंबर वन, ग्रामर के रोट लर्निंग ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स. जो अभी तक बच्चे कंफ्यूज होते थे ना, मैम ग्रामर पढ़ा दो ग्रामर पढ़ा दो, क्योंकि डायरेक्ट ग्रामर क्वेश्चंस नहीं आएंगे फॉर श्योर. ठीक है, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ये सारी चीजें दीज आर लार्जली एक्सक्लूडेड. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो डेफिनेटली नहीं आएगी दैट इज स्टैंड अलोन वोकैबुलरी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड अलोन वोकैबुलरी? इसका मतलब होता है जो ट्रेडिशनल एंटोनिम सिनोनिम वाले जो क्वेश्चंस होते थे एंड वोकैबुलरी के जो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस होते थे वो नहीं आएंगे. वोकैबुलरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लैट, बट दैट इज ऑल कंटेक्चुअल बेस्ड. ओके, चलिए, सो अब क्विकली इस बात पे इस चीज पे लेट अस डिस्कस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में. तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट इज द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया या फिर प्राइमरी पर्पस क्या है. अब मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम ये मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस क्या ये सब कुछ एक ही है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट स्टिल देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस. क्या है थिन लाइन डिफरेंस? लेट मी क्विकली टेल यू. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो मेन आइडिया का मतलब होता है व्हाट इज द पैसेज मोस्टली अबाउट. मतलब जो हीरो होता है ना ऑफ द पैसेज, जैसे कोई हम मूवी देखते हैं तो वो मूवी का जो प्रोटैगनिस्ट होता है, तो सिमिलरली पैसेज किस बारे में है ये आपका मेन आइडिया होता है. सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि उस जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में ऑथर क्या बोलना चाह रहा है. सो व्हाट की पॉइंट और इनसाइट्स is the author trying to convey about the topic, that is your central idea. And primary purpose होता है कि author ने ये क्यों लिखा है, what is the reason, क्या author किसी को persuade करना चाह रहा है, क्या author कोई warning देना चाह रहा है, क्या author praise करना चाह रहा है. तो primary purpose होता है author के perspective से कि author ने ये चीज क्यों लिखी है. ओके, सो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. ठीक है, अगर एक आपने पैसेज देखा जिसमें एन ऑथर इज आर्ग्यूइंग अबाउट द सिटीज दैट अ सिटी शुड इन्वेस्ट मोर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन. ठीक है, तो ये पैसेज इज ऑल अबाउट दिस. अब मेन आइडिया क्या है, ये इस पूरे का जो टॉपिक है, सो टॉपिक इज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन सिटीज. दिस वुड बी द मेन आइडिया हियर. ठीक है, अब इसका सेंट्रल आइडिया चेंज हो जाएगा. सेंट्रल आइडिया इज नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सेंट्रल आइडिया होगा एक्सपैंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बेनिफिशियल फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ये हो गया इसका सेंट्रल आइडिया. और प्राइमरी पर्पस क्या होगा, ऑथर ये क्यों लिखना चाह रहा है. ऑथर ने मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया मतलब what is the reason why the author is writing. So the primary purpose here would be to persuade readers that cities should invest more in public transportation. तो अगर मैं simple language में बोलूं, just one word अगर हमें ध्यान रखना हो तो main idea का मतलब होता है the topic. What is the topic of the passage? Central idea का मतलब होता है the message that the author is trying to give, and प्राइमरी पर्पस का मतलब होता है द ऑब्जेक्टिव व्हाई द ऑथर इज राइटिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. सेकंड, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें यू शुड नो एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स
फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, सो इसमें जनरली हम इम्प्लाइड मीनिंग्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑथर्स टोन एंड पर्सपेक्टिव, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे आपको ऑथर की टोन को पहचानना है। ये जो ऑथर की टोन वाले क्वेश्चन है, ये 2-3 तरह से, अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। इट कुड बी ऑथर, इट कुड बी द टोन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन, टोन ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और द टोन ऑफ द पर्टिकुलर पैसेज। ठीक है, या तो पूरे पैसेज की पूछते हैं, लाइन की पूछ सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि पूछा क्या जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे कंफ्यूजिंग चीज जो इसमें होती है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम डिस्क्रिप्टिव और इन्फॉर्मेटिव में कंफ्यूजन होती रहती है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव, लेट मी नो। सिंपल सा फंडा होता है बेटा, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर मेरे को किसी चीज को डिस्क्राइब करना है। सो डिस्क्रिप्शन टोन यूजेस अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स। इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो देखिए, ऐसा है कि अगर एक इंफॉर्मेटरी पैसेज कोई लिख रहा है एंड 4 डिफरेंट पीपल आर राइटिंग इट, द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, एंड इफ अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज 4 डिफरेंट पीपल आर राइटिंग इट, द डिस्क्रिप्शन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ होटल। ठीक है, एक होटल है, होटल का रिव्यू अगर हमें देना है डिस्क्रिप्टिव टोन में, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव टोन में हम उस होटल के एम्बियंस के बारे में बात करेंगे, हम उस होटल के मेन्यू के बारे में बात करेंगे, वो मेन्यू में जो डिशेज हैं हाउ डू दे टेस्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसमें लाइट्स कैसी लगी है, वहाँ पे म्यूजिक कैसा है, वेदर इट इज सॉफ्ट म्यूजिक और वेदर इट इज हाई फाई डीजे व्हाटएवर। तो डिस्क्रिप्टिव टोन विल टेल अबाउट ऑल दोस थिंग्स। इन्फॉर्मेटिव टोन इन्फॉर्मेशन देगा, उस होटल का एड्रेस बताएगा, वो होटल कितने बजे खुलता है ये बताएगा, होटल कितने बजे बंद होता है ये बताएगा, होटल में जो वेटर्स हैं वो कौन सी यूनिफॉर्म पहनते हैं ये बताएगा, होटल का स्टाफ जो है वो कर्टियस है नहीं है वो ये बताएगा। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव चेंजेस। अब देखो, अगर 4 अलग अलग लोग इन्फॉर्मेटिव टोन में लिखेंगे, सो दे कैन नॉट चेंज कि होटल कितने बजे खुलता है कितने बजे बंद होता है, राइट। बट अगर 4 अलग अलग टोन डिस्क्रिप्टिव, 4 अलग अलग लोग डिस्क्रिप्टिव टोन में लिखेंगे, सो दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, a person of say 40-50 age, he may not like DJ, okay, so he would say that वहाँ पे DJ का जो म्यूजिक था वो बहुत लाउड था, बट एट द सेम टाइम जेन जी जिसको डीजे को बहुत एंजॉय कर रहा था, वो उसके लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट होगा कि वहाँ का डीजे जो लाउड म्यूजिक था वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिप्शन इज एडिंग अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो टोन की जो है इसमें कैसे हमें टोन को आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो। देन कम्स योर वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे जो बच्चे जनरली गलती करते हैं, अगर एक वर्ड है और उस वर्ड का लिटरल मीनिंग आपको आता है, और ट्रैप में जरूर एक उसका लिटरल मीनिंग होगा, बेटा यू डोंट हैव टू गो बाय द लिटरल मीनिंग, यू हैव टू गो बाय द कंटेक्चुअल मीनिंग। आप वापस जाओ पैसेज पे, उस वर्ड को देखो, आइडेंटिफाई करो, ढूंढो उस वर्ड को, एंड ऑप्शंस को, जितने भी ऑप्शंस हैं उनको वहां पे रिप्लेस करके देखो। यू विल ओनली गो बाय द कंटेक्स्ट इन विच द वर्ड हैज बीन यूज्ड, एंड यू विल नॉट गो विद द literary definition of the word। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आई डू रिमेंबर वन वर्ड जिसमें था म्यूटेड, म्यूट एक वर्ड आया था, तो उसका लिटरल मीनिंग क्या है, साइलेंट। तो बच्चों ने देखा जैसे म्यूट का साइलेंट है, साइलेंट मार्क कर दिया, बट दैट वाज रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज वहां पे म्यूट जो था वो चाइना की ग्रोथ के कंटेक्स्ट में बात करी गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर था नॉन पार्टिसिपेटरी। सो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल विद दिस। ठीक है, सो वोकैबुलरी इन कंटेक्स्ट मीन्स डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूजिंग द कंटेक्स्ट। सो यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग rather than rote vocabulary। ठीक है, vocabulary जो क्लैट के लिए होती है ना बेटा, आप you can't mug up vocabulary। ठीक है, having a good knowledge is obviously beneficial because it will definitely help you to comprehend the passage। Then comes argument and analysis। तो यहाँ पे रीजनिंग जो है, रीजनिंग के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, assumptions, inferences, all those things come here। then you have facts, opinion and assumptions again। तो facts को कैसे हमें differentiate करना है opinion से, this you need to understand, and जितने भी unstated assumptions हैं, all these things you need to understand। okay, next you have questions based on passage summary and title, where you're supposed to select the most accurate summary or the most accurate title of the passage। ठीक है, so summary को कैसे identify करना है, summary में हमें क्या क्या points consider करना है, क्या क्या points हम omit कर सकते हैं, you need to understand all these things। ठीक है, you need to understand कि apt title इन 4 options में से क्या होगा। ठीक है, we usually do a lot of practice of all these questions। कहीं पे अगर कोई भी doubt हो, you can always connect with your teachers। okay, so you are supposed to select the most accurate
summary, title. So you have to identify the key ideas and eliminate all the irrelevant details. Next you have logical structure and organization. इसके basis पे questions आते हैं. That means you have to understand how the ideas are connected. And similarly you have to understand कि जो भी paragraphs हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ का एक जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है उसका फंक्शन अलग होता है, क्लोजिंग पैराग्राफ का फंक्शन अलग होता है, मिडिल में जो पैराग्राफ होता है उसका फंक्शन अलग अलग होता है. कई बार यू मस्ट हैव सीन क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ्स आते हैं, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लास्ट पैराग्राफ इन द पैसेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिडिल पैराग्राफ, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इन द पैसेज. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द functionings of the passage of the paragraphs as well. Then the most important thing which we definitely cannot omit and we definitely can't avoid is the literary devices, figures of speech. तो जितने भी passages होते हैं उसमें से कोई भी line को pick करके उसमें से आपसे literary device identify करने के लिए पूछा जा सकता है. So you must be well versed with the literary devices. So basically बच्चे पूछते हैं कि मैम कहाँ से हम लोग passages पढ़ें. These are the references जहाँ से आप अपने passages पढ़ सकते हो. Especially do not forget and do not miss the editorials, explain sessions, Aeon के essays. If you wish to read the philosophy and psychology के अगर बड़े बड़े passages पढ़ने हैं, Aeon is best. Atlantic, Wire, इन सब के अलावा do all your PYQs and modules. That is the must and the most important thing that you're supposed to do. So that's it. I wish all the CLAT aspirants the very best. You have to stay consistent, practice smart, read widely, and the most important thing is believe in yourself. So if you still have any doubts, I'm always available on the portal. See you in some other video. Till then, goodbye and all the best.